बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो आप लोग सबसे पहले इस किताब को देखिए। देख पा रहे क्या लिखा हुआ है? दिगंत के एक क्लास 12 की किताब है, BACB हिंदी की किताब है। और इस हिंदी की किताब को हम आप लोग रेगुलर इसको पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के जो भी छात्र हैं 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े और आप अपने एग्ज़ाम में सबसे बेहतर अंक लाए। और तो सबसे पहले किताब को शुरू करने से पहले मैं आज सबसे पहले बात करने वाला हूं कि दिगंत कहते किसे है। देख रहे हैं ना, ये दिगंत कहते किसे है, लिखा हुआ है दिगंत। जब किताब का नाम ही पता ना हो, किताब का नाम का ही अर्थ ना पता हो, फिर भीतर की बात पढ़ने से क्या फ़ायदा है मेरे भाई। कोई पूछ दे कि 12वीं क्लास में हो और हिंदी की किताब पढ़ने जा रहे हो और इस किताब का नाम लिखा हुआ दिगंत, तो दिगंत कहते किसे हैं, तो सोच में पड़ जाते हो। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं दिगंत का, कि दिगंत का अर्थ क्या होता है। दिगंत कहते किसे हैं या दिगंत का अर्थ होता क्या है। बहुत ही बेहतर टॉपिक है। आज से पहले हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जाने होंगे, नहीं पता होगा आप लोग को। तो सबसे पहले जो आप टॉपिक देखे हैं, किताब का नाम ऊपर हेडिंग दिया गया है दिगंत। इस दिगंत के बारे में पढ़ते हैं कि दिगंत का अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे भाई, दिगंत दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक जोर अंत। अगर दिगंत का आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो होता है दिक जोर अंत, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। दिगंत दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक जोर अंत, यानी दिक प्लस अंग बराबर दिगंत। दिक प्लस अंत या दिक जोर अंत बराबर होता है दिगंत। समझ गए? बराबर क्या होता है? दिगंत होता है। आप पूछे कि दिगंत कौन से संधि है, तो सबसे पहले बताओ कि दिगंत व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। इसकी पहचान यह है कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि। तो दिक जोर अंत बराबर दिगंत। दिगंत को हम तोड़ते हैं तो दिगंत दिक जोर अंत से दिगंत का टूटता है। और दिक का अर्थ होता है, देखिए दिक जो लिखा हुआ है, दिक आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इस दिक का अर्थ होता है दिशा। दिक का अर्थ होता है दिशा। दिशा समझते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब कथी के नाम है? दिशा का नाम है। तो दिक जोर अंत बराबर दिगंत। और दिक का अर्थ होता है दिशा, और जोर अंत मतलब अंत का अंत अर्थ होता है, अंत मतलब समाप्त। अंत कहिए या समाप्त कहिए। अच्छा, इंग्लिश में कहना है तो इंड कहिए, यही ना, टाटा बाय बाय, अंत का जो भी आप सब निकाल लो। तो यहाँ देख पा रहे कि दिक जोर अंत, और दिक का अर्थ होता है दिशा, अंत मतलब अंत या समाप्त कहिए चाहे इंड कहिए। अब ये दिशा प्लस अंत, अगर ये दोनों शब्दों को देखते हैं कि दिशा प्लस अंत बराबर होता है दिशाओं का अंत, चाहे दिशा का अंत। दोनों के एक जगह कर देंगे, प्लस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिशा का अंत। दिशा का अंत। अब कोई दिशा का अंत, अब जहाँ दिशा का अंत होता है, जहाँ दिशा का अंत होता है उसे दिगंत कहते हैं। अभी कोई आप अब कहोगे तो हमें अच्छा नहीं, हमको दूसरे टाइप से लग रहा है, हमको बेहतर समझ नहीं आया। जहाँ दिशा का अंत हो उसे दिगंत कहते हैं। तो भाई दिशा का अंत, इसका एक और, दिशा का अंत को एक और शब्द कहा जाता है। दिशा के अंत को, जहाँ दिशा अंत होता है वहाँ उस स्थान को कहा जाता है क्षितिज। क्या? क्षितिज। अब कहिए कि दिशा कहाँ अंत होता है? अब या दिशा के अंत को ही क्षितिज कहा जाता है, क्षितिज। अब कहिए कि दिशा अंत होता कहाँ है? देखिए यहाँ से जब दूर तक देखिएगा, बहुत दूर तक, ऐसे दूर तक देखिए, अपने छत पर चढ़ जाइए या खुला स्थान में चल जाइए और दूर तक देखिए, लगेगा कि जो आसमान है ये धरती से जाके मिल गया है। ऐसे लगता है कि आसमान इसे धरती में आके मिला हुआ, धरती से इसे गिर गया है, धरती में आके इसे धरती में सट गया है। वहाँ लगता है कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। उसी स्थान को क्षितिज कहते हैं, चाहे उसी स्थान को दिशा का अंत कहते हैं।
यहाँ से दूर तक अगर आप देखते हैं तो लगेगा कि आसमान जाके दूर तक देखिएगा, दूर तक जितना दूर दिखाई देते लगेगा कि आसमानों जाके धरती में मिल गया है। उसी को क्या कहते हैं? दिशा का अंत या क्षितिज कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे कि जहाँ दिशा का अंत हो, दिगंत का अर्थ ही होता है जहाँ दिशा का अंत हो, या क्षितिज कहा जाता है। आप इसे क्षितिज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षितिज बोल सकते हैं। जहाँ धरती और आसमान का मिलन दिखाई देता हो, जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता हो, उसे क्षितिज कहते हैं, उसे दिगंत कहते हैं, उसे दिशा का अंत कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और बात मेरे भाई, किताबों में एक और देखिए क्या लिखा हुआ है, दिगंत भाग 2। अब कहेगा भाग 2, हम दूसरा क्लास में है का? नहीं, अब दूसरी क्लास में नहीं है। ये भाग 2 का मतलब यह हुआ भाई, भाग 2 का अर्थ हो गया भाग 2। क्या लिखा हुआ है? भाग 2। इसका अर्थ ये हो गया कि 11 + 12, 11th में और 12th में जो हिंदी की बुक है उसका नाम दिगंत ही है। 11 क्लास में अगर आप हिंदी की किताब उठाइएगा, आप देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। 11 क्लास की हिंदी की किताब लीजिएगा तो ऊपर किताबों का ऊपर नाम लिखल होगा क्या? दिगंत। अब 12 क्लास का भी आप किताब रखे हुईएगा, अभी आप रखे ही होंगे, तो 12 क्लास में भी देखिएगा उसका भी नाम है दिगंत। 11 क्लास में भी हिंदी किताब का नाम दिगंत, अब 12 क्लास में भी हिंदी किताब का नाम का दिगंत। तो 11 क्लास वाला जो दिगंत है, 11 क्लास में भी हिंदी की किताब का नाम दिगंत, अब 12 क्लास में भी, 11 में भी दिगंत है, अब 12 में भी दिगंत है। समझ गए? तो 11 में भाग 1 और 12 में भाग 2 का कि दिगंत अभी 11 में भी है, दिगंत भी 12 में भी है। तो यहाँ भाग 1, यहाँ भाग 2। अब पाला नहीं पर आप लोग को, तो एक और इसका और समझिए। आपके नाम के 2 लड़का है क्लास में, एक मान लीजिए एक राम है, पहले से पढ़ रहा है, फिर एक राम पढ़ने आ गया, तो राम फर्स्ट और राम सेकेंड। सीधे कहोगे राम, वो दोनों गोरा देखता है, अरे कौना के बोला वही था रे। अब नाम रख देते हैं हम लोग, चाहे पहचान के लिए सरजी भी कहते हैं, ये राम सेकेंड, जो बाद में आया हूँ सेकेंड है, जो पहले है, सॉरी हाँ, जो पहले है वो फर्स्ट है और जो बाद में है सेकेंड है। इसीलिए 11 में पहले आया है दिगंत तो भाग 1 है, और फिर 12 में भी दिगंत आ गया तो भाग 2 है। कक्षा 12 में आप बेहतर आप समझ गए होंगे दिगंत का अर्थ। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसके आगे के भाग के बारे में, इसके आगे के भाग के बारे में। आप किताब को जब ऐसे पलटिएगा, पलट के देखिए, अभी उठाइए किताब, पलटिए। काल है करे सो आज कर, आज करे सो अब, कहा भी गया है। अपल में परलय होगी, बहुरी कराएगी कब। जो कबीरदास ने कहा उसके नियम का पालन करो कि काल है करे सो आज करे, आज करे सो अब। जो काल करना है वो आज करेंगे, आज नहीं अभी करेंगे, अभी देखेंगे। तो किताब दिगंत आप समझ गए, किताब के साथ हेडिंग समझ गए अब कि दिगंत है। और उसके बाद दिक जोरंत, दिशा का अंत या क्षितिज हम कह सकते हैं। अब भाग 2 कहा लिखल है इहो समझ गए, समझ गए ना। अब किताब को पलट दीजिए, आप पलटिएगा तो देखिए यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ गद्यखंड काव्यखंड, गद्यखंड काव्यखंड, गद्यखंड काव्यखंड। गद्यखंड में 13 गो चैप्टर और काव्यखंड में 13 गो चैप्टर। इस किताब को 2 गो भाग में काहे बांटा गया है? किताबों तो एक गो है, 2 गो भाग काहे हैं? क्या गद्यखंड काव्यखंड। पहला है गद्यखंड, पहला गद्यखंड और दूसरा काव्यखंड। गद्यखंड और काव्यखंड। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गद्यखंड क्या है, गद्यखंड कहते किसे है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है, समझ गए। तो किताब को 2 भागों में बांट दिया गया, समझ रहे। किताब को 2, किताब एक को हिंदी के, लेकिन इसे 2 गो भाग कर दिया गया क्योंकि इसमें 2 अलग अलग काम हो रहा है। काहे हो रहा है अभी जानोगे, हम बतलाने जा रहे। तो चला गद्यखंड में क्या है, ये जो गद्यखंड आप देख रहे हैं बोर्ड पे, गद्यखंड, ये जो गद्यखंड है इसके अंतर्गत, काव्यखंड को बाद में बता देंगे, अभी मिटा सकते हैं,
अभी मिटा देते हैं, ठीक है। अब जान गया किताब को दो भाग किया गया है, गद्य खंड, काव्य खंड। तो यहाँ जो देख पा रहे हैं गद्य खंड आप, इसके अंतर्गत कहानी पढ़ा जाता है। गद्य खंड में आप कहानी पढ़ोगे, कहानी के अलावा आप निबंध पढ़ोगे। निबंध को क्या कहते हैं? लेख भी कहते हैं। और इंग्लिश में निबंध को क्या कहते हैं? लेख भी कहते हैं। और लेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत गद्य खंड के अंतर्गत कहानी पढ़नी है, निबंध पढ़ना है, व्यक्ति चित्र पढ़ना है, किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण, किसी व्यक्ति का जीवनी पढ़ना है, व्यक्ति चित्र या जीवनी, किसी व्यक्ति का पूरा जीवनी पढ़ना है, या इसके अंतर्गत यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। जैसे आप यात्रा वृत्तांत पे जा रहे हैं, उस यात्रा के बारे में पढ़ना है। कहानी, निबंध, व्यक्ति चित्र या किसी व्यक्ति का जीवनी। आप कहोगे इस बात को समझाइए, बिना 10वां पास किए तो आप इंटर में नहीं आए होंगे, तो 10वां की किताब से हम समझाते उदाहरण देकर। कहानी कौन है? 20 के दांत, जिसमें खोखा नाम का चलवा रहता है, सेन साहब के इकलौता बेटवा, समझ गए रहे हैं? वो जो चिहाकवा नहीं है, अकेला 5 गो बहनिया पके एगो भैयावा, जो लास्ट में हुआ था सबसे। सेन साहब उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हमारा बाल बच्चा हो ही, और फिर एगो टपक आया, वही वाला क्या है? कहानी है। निबंध की बात करना चाहते हो तो 10वां में 2 चैप्टर के बाद 20 के दांत के बाद जो चैप्टर हैं, भारत से हम क्या सीखें, क्या है वो? निबंध है। इसके अलावा 10वां के एक चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? निबंध है। इसके अलावा व्यक्ति चित्र या जीवनी के बारे में बात करना चाहते हैं। पंडित बिरजू महाराज याद है? विश्व प्रसिद्ध नर्तक, नाचने वाला नर्तक, विश्व प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, उनके बारे में जीवनी पढ़ाई गई, उनका जीवनी है। यात्रा वृत्तांत, अशोक वाजपेयी याद है? अशोक वाजपेयी 10वां क्लास की बात कर रहे हैं, हिंदी की किताब की क्या है? यात्रा वृत्तांत। जो अशोक वाजपेयी कहाँ जाते हैं? फ्रांस के अविनियो में जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अविनियो। ये सब क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो ये सिर्फ गद्य खंड में पढ़ा जाता है। तब जैसे कि गद्य खंड किसे कहते हैं? तो कहिएगा जिसके अंतर्गत कहानी, निबंध, व्यक्ति चित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि पढ़ा जाता है, उसे हम गद्य खंड कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके 2 नंबर, काव्य खंड। काव्य खंड किसे कहते हैं? तो काव्य खंड की मैं बात करना चाहता हूँ कि काव्य खंड किसे कहते हैं। तो चला ध्यान रखिएगा, काव्य खंड, इस काव्य खंड के बारे में अनेक विद्वानों ने, अनेक लेखकों ने अनेक अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है, लेकिन सबसे बेहतर सटीक हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा हमको अच्छा लगता है। काव्य खंड के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल, मतलब अनेक विद्वान अपना अपना परिभाषा दिए हैं कि काव्य खंड किसे कहते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल, कि जो युक्ति, मतलब वैसी बात, वैसी युक्ति, जो युक्ति हमारे हृदय में भाव जगा दे, उसे काव्य खंड कहते हैं। जो युक्ति हमारे हृदय में भाव जगा दे, उसे काव्य खंड कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं राजा, कि जो युक्ति हृदय में भाव जगा दे, जो युक्ति हृदय में भाव जगा दे, उसे काव्य खंड कहते हैं। अब कहिएगा सर भाव किसे जगता है? अच्छा बताओ, जब कोई शायरी सुनाता है तो साफा अंदर के आत्मा लगता है ताली मारने की, वाह वाह वाह, दिल जीत लिया, कहते हो ना, इरशाद इरशाद, वाह वाह, मुँह से वाह वाह तब निकलता है जब तुम्हें दिल को छू जाए। उसकी शायरी की जो पंक्ति है, वो पंक्ति मुँह से निकलती, जब तुम्हारे दिल को छू जाए तो कहते हो वाह वाह क्या बात है। तो उसी कविता की, शायरी की तरह कविता भी है, शायरी की तरह कविता भी है। कविता सुनते साफा हृदय में भाव जगता है। जिस प्रकार शायरी सुनने से भाव जगता है, उसी प्रकार कविता सुनने से भाव जगता है कि वाह क्या बात है। तो जो युक्ति हृदय में भाव जगा दे, उसे काव्य खंड कहते हैं।
अब समझ गए काव्य खंड किसे कहते हैं? काव्य खंड में सिर्फ कविता पढ़ी जाती है, ये मत भूलिएगा। काव्य खंड में सिर्फ कविता पढ़ी जाती है। क्या? कविता। इसमें सिर्फ कविता पढ़ना है काव्य खंड में। काव्य खंड में क्या पढ़ना है? सिर्फ कविता पढ़ना है। काव्य खंड में सिर्फ कविता पढ़ना है। तो काव्य खंड में क्या पढ़ना है? सिर्फ कविता। अगर आपके पास कॉपी है, कलम है तो उठाइए, सोचिए नहीं, आलसी मत बनिए, पूरा नोट कीजिए। ये पूरा बात पहले ये वाला नोट कीजिए, ये वाला नोट कीजिए, ताकि आपको याद रहे। ठीक है कि काव्य खंड के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो युक्ति हृदय में भाव जगा दे उसे काव्य खंड कहते हैं। इसके अंतर्गत काव्य खंड में सिर्फ कविता है 13 गो। गद्य खंड में भी कई गो चैप्टर? 13 गो चैप्टर। भाई गद्य खंड में भी कितने चैप्टर है भाई? 13। कितने? 13। और काव्य खंड में भी 13 गो चैप्टर है। कितना? 13 गो। तो दोनों में 13 गो चैप्टर है। तो गद्य खंड में भी 13 गो और काव्य खंड में भी 13 गो। तो काव्य खंड में जो 13 गो चैप्टर है, इसमें खाली 13 गो कविता है। लेकिन है जो गद्य खंड में जो 13 गो चैप्टर है, इसमें सिर्फ कविता नहीं है, इसमें कहानी है, इसमें निबंध है, इसमें व्यक्ति चित्र है, इसमें जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है आदि और है। आई बात समझ में? हमें उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर समझोगे कि गद्य खंड किसे कहते हैं और काव्य खंड किसे कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, जब आपसे कोई पूछ दे कि हिंदी साहित्य के पिता कौन है, तो हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? पिता। हिंदी के पिता कौन? हिंदी के पिता कौन? नहीं दिखाई दे रही हैं? हो माय गॉड। हिंदी के पिता कौन? हिंदी के पिता कौन? हिंदी के बाबू कौन? दुनिया में हर आदमी के बाप बा, बिना बाप के केहू नहीं खेरा जा। तो जो हिंदी है ना, हिंदी के भी पिता है। तो सबसे पहले अभी जानो कि सर जब हिंदी के पिता है तो हिंदी किसे कहते हैं, या हिंदी की माँ कौन है? हिंदी की माँ भी होगी। तो देखिए, आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा जो है हमारी संस्कृत है। पहले यहाँ से आते हैं इसकी माँ बताने के लिए। हम सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत से निकली है हिंदी। संस्कृत से कौन निकली है? संस्कृत से निकली है हिंदी। संस्कृत से जन्म हुआ है हिंदी का। तो इसीलिए हिंदी की माँ कौन? संस्कृत। और संस्कृत की बेटी कौन? हिंदी। समझ गए? आप जानिए कि हिंदी के पिता कौन? हिंदी के पिता कौन? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है। हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि बताओ हिंदी के पिता कौन है, तो कहिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है। और हिंदी संस्कृत से निकली है, इसलिए हिंदी की माँ संस्कृत है। और हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र को नहीं पहचानते हैं? आइए हम इनका भी फोटो दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र देख रहे हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके बारे में भी जान जाइए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। समझे? कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आप समझ गए। हिंदी के पिता कौन? तो हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। संस्कृत से निकली है हिंदी, तो हिंदी की माँ कौन है? हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत है। हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत है। समझ गए? अब आप लोग समझिए, अब सफा रेगुलर आप जो 12वीं क्लास की तैयारी करना चाहते हैं 2024 में, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप 95% अंक लाना चाहते हैं सिर्फ हिंदी में, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए
और जुड़ जाइए हमसे। समझ गए? सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं काव्यखंड। कल काव्यखंड पढ़ोगे आप सब कोई, पूरा काव्यखंड सुधाएंगे, आपका पूरा बेहतर कविता समझाएंगे, प्रश्न उत्तर हम ही तैयार कराएंगे, ऑब्जेक्टिव तैयार कराएंगे। आप टेंशन ना लो, भूल जाओ, तो अब निफिकिर हो जाओ। सबसे पहले काव्यखंड 13 को पढ़ लो। ये जब समाप्त कर देंगे, हिंदी प्रश्न उत्तर जब तुम सबको दे देंगे, तब आएंगे गद्यखंड। गद्यखंड में पहले 13 को सुधाएंगे। आई बात समझ में? तो तैयार रहिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास फैला दीजिए, भेज दीजिए, ताकि कल से वो भी तैयारी कर सके और जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।